स्टूडेंट्स, मैं सचेंद्र चंद्र श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ऑप्टिक्स के बारे में, प्रकाशिकी के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ दी और आपको बताया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या हैं, कितने प्रकार का परावर्तन होता है। इसके साथ साथ प्रतिबिंब क्या होता है ये मैंने बताया। आज मैं आपको दर्पण के बारे में बताऊंगा कि दर्पण क्या है और इसके सामान्य गुण क्या हैं, एक एक करके। दर्पण या मिरर, अगर कोई एक पारदर्शी तल ले ले, समझ रहे हैं ना, कि अगर कोई एक पारदर्शी तल ले लें, जैसे कांच की प्लेट है, और उस तल के एक पृष्ठ पर सिल्वर पॉलिश कर दिया जाए और फिर उसे रेड ऑक्साइड का पेंट कर दें जिससे कि सिल्वर पॉलिश ना हटे, तो ये एक ऐसा तल बन जाता है जहां कोई प्रकाश की किरण को अगर आप आपतित करेंगे तो ये दूसरी ओर ना जाकर इसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो इसको हम कहते हैं दर्पण। लेकिन दर्पण सामान्यतः हम लोग जानते हैं जो वो 3 प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, या प्लेन मिरर। दूसरा अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर। तीसरा उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। 3 प्रकार का तो ये होता ही है, लेकिन इसमें एक ऐसा भी दर्पण है जिसको मैंने यहां नहीं बताया है, परवलयाकार भी दर्पण होता है। ये परवलयाकार दर्पण आप परावर्तक दूरदर्शी में भी यूज करते हैं, जिसको कि आगे आप पढ़ेंगे। इससे गोलीय विघटन का दोष दूर हो जाता है। तो यहाँ पर यही सामान्य 3 दर्पणों के बारे में अध्ययन करना है। और सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसा तल लिया जाए जो समतल हो, और दर्पण क्या है, जो पॉलिश कर दिया जाए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये समतल दर्पण है। हाँ, वैसे तो मैं ये बता दूं कि समतल दर्पण के बारे में आप सभी लोग बहुत पहले से ही जानते हैं। क्यों? आपके, हमारे सभी के घरों में इस समतल दर्पण का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। खासकर जो यंगस्टर है वो तो बहुत ज़्यादा समतल दर्पण का यूज़ करते हैं। प्लेन मिरर का ये वही दर्पण है जो आपके घर में होता है, लेकिन हम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। तो आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि समतल दर्पण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगर मान लीजिए समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है, ये बिंदु वस्तु है, तो इस समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो मैं आपको ये बता दूं कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब का मतलब ये है कि दर्पण के पीछे बनता है। यानी यहां एक लाइन में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो ये कि दर्पण में जिस ओर वस्तु रखी होती है, अगर उसका प्रतिबिंब उसी ओर बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, रियल इमेज होगा। और अगर दर्पण के पीछे बनता है तो वो
आभासी प्रतिबिंब होगा, वर्चुअल इमेज। इसी बात को अगर हम लेंस में लें तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब जिस ओर वस्तु होता है उसके दूसरी ओर बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जिस ओर वस्तु होती है उसी ओर बनती है। तो इस तरह से ये एक लाइन याद रखेंगे तो दर्पण और लेंस दोनों के लिए अच्छी तरह से ध्यान में बना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा इस बिंदु वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो मैं आपको बता दूं कि उसकी प्रकृति होगी सबसे पहली सीधा, आभासी, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, साथ ही साथ जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से है उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि दूरी दोनों की सेम होती है। तो आपने क्या देखा, सीधा, इरेक्ट, वर्चुअल यानी आभासी, एंड सेम साइज एज अ ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज होगा वो जो है ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सामान्यतः आप उत्तल अवतल दर्पण से प्रतिबिंब पहले भी बनाया होगा, लेकिन समतल दर्पण से आपको प्रतिबिंब कम बनाने की जरूरत पड़ी होगी। तो मैं यहाँ आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप प्रतिबिंब बनाओगे। इसमें एक छोटा सा नियम जो पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, परावर्तन का नियम लगाते हैं। क्या कि बिंदुवश से चलने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन के नियम से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वापस लौट जाने का मतलब क्या है कि इस तरह से, और फिर इसे आप पीछे की ओर बढ़ा दीजिए। यहां पर इसे पीछे की ओर इस तरह से बढ़ा दीजिए, लेकिन अब ये कहां तक ले जाएंगे इसका पता नहीं है, इसलिए एक और आपतित किरण बना लीजिए और उसी तरह से परावर्तन के नियम का पालन करते हुए क्या कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और उस आधार पर इस तरह से परावर्तित किरण बना दीजिए। फिर इस परावर्तित किरण को आप पीछे की ओर बढ़ाओगे तो जिन दो पॉइंट्स, जिन दो इन रेखाओं को काटने का बिंदु मिलेगा जो यहाँ आई है, वहाँ पर इसका आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि जब हम डॉटेड लाइन से इस तरह से दिखाते हैं प्रकाश की किरणें, तो इसका मतलब ये मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इससे अर्थ निकला कि आभासी के लिए हम लोग डॉटेड लाइन का यूज करेंगे, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा, आपने एक चीज देखा होगा कि जब मैंने परावर्तित किरण खींची तो उसके पहले डॉटेड लाइन बना दी। इसके पीछे वजह ये थी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण को हम यहाँ किसी ऐसे यंत्र से, यानी डी वगैरह नहीं है जिससे हम बना सकें, लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये कि जितनी दूरी पर वस्तु होती है दर्पण से, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब होता है दर्पण से। तो ये दूरी का जो है एक रफ आइडिया लेकर मैंने यहाँ से इसको बढ़ा दिया। तो आपने देखा इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह से बना। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ इस तरह का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में जो खींची गई रेखा है उस पर ये दर्पण अभिलंबवत होना चाहिए, तब ये इस तरह से बनेगा। तो कुल मिलाकर इसका समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे मैं ऐसे भी वस्तु को लेकर बताऊंगा जिसमें कि कोई बिंदु वस्तु ना होकर जिसकी अपनी लंबाई हो, उसका भी प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है समतल दर्पण
से संबंधित विभिन्न परिस्थितियां क्या है? विभिन्न परिस्थितियां यानी डिफरेंट कंडीशंस related to प्लेन मिरर। पहली परिस्थिति मैं ये बताने वाला हूं कि आपने देखा कि इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बनता है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रतिबिंब को, इसके वस्तु के प्रतिबिंब को देखना चाहता है तो आपसे कहा जाए क्या यहां खड़ा है इस प्रतिबिंब को देख पाएगा, या यहां खड़ा है इस प्रतिबिंब को देख पाएगा, या यहां खड़ा है इस प्रतिबिंब को देख पाएगा? ये कैसे आप पता करेंगे? तो इसका तरीका ये है कि मिरर के एक सिरे से आपतित कर दीजिए प्रकाश को, और फिर उसके बाद परावर्तन का नियम लगाते हुए इसको इस तरह से आप परावर्तित कर दीजिए। इसी तरह से दूसरा सिरा लेंगे और उसके बाद इसको इससे मिला दीजिए, और फिर यहाँ परावर्तन का नियम लगाते हुए इस तरह से परावर्तित किरणों को दिखा दीजिए। तो देखिए ये क्या इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि ये जो रेस दिखाई दे रही है या इधर ये, इसके बीच में अगर आप कहीं पर भी होंगे तो आपको ये प्रतिबिंब 100% दिखाई देगा। जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि एक हमने लाइन लिया, यहां से ऐसे उठा के ड्रॉ कर दिया इस तरह से, और मैंने कहा कि अगर आप यहां खड़े हैं तो क्या आपको प्रतिबिंब दिखेगा, या यहां खड़े हैं तो आपको प्रतिबिंब दिखेगा, या आप यहां पर खड़े हैं तो प्रतिबिंब आपको दिखेगा, या यहां खड़े हैं तो प्रतिबिंब आपको दिखेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों स्थितियों में आपको प्रतिबिंब नहीं दिखने वाला, लेकिन जैसे ही P3 पर आप आएंगे तो आपको जस्ट वो प्रतिबिंब दिखने लगेगा, और इस रेखा पर आप कहीं भी होंगे यहां तक आपको पूरा प्रतिबिंब अच्छी तरह से दिख जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक तरीके से दृष्टि क्षेत्र कह सकते हैं, दृष्टि क्षेत्र या व्यू रीजन, जहां से आप इस वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे कि दृष्टि क्षेत्र क्या होना चाहिए। दृष्टि क्षेत्र, व्यू रीजन। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आप अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहते हैं तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए। तो इसका मतलब दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। की आधी होनी चाहिए। कैसे? इसको रे डायग्राम से हम लोग समझते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि ये आपका दर्पण है और इसके सामने आप इस तरह से खड़े हैं, ये आपका सर है और ये पैर, बी पॉइंट। तो किस तरीके से इस दर्पण में आपका पूरा प्रतिबिंब आएगा, उसके लिए क्या करेंगे कि आपके सर से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के एक सिरे पर इस तरह से टकराती है, और याद रहे कि जब वो परावर्तित होगी तो जिस
पॉइंट पर ये पड़ेगी वो आपकी आंखें होनी चाहिए, क्योंकि आपको दिखाई तभी देगा। तो इस तरह से अगर मैं ये कहता हूँ कि परावर्तन के नियम से ये आई आपतित कोण और ये परावर्तित कोण है, तो ये दोनों त्रिभुज यानी पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज ये सर्वांशम होगा, सॉरी। तो यहाँ आप देखोगे ये लंबाइयाँ बराबर होंगे। अब जरा देखिए, पैर से चलने वाली प्रकाश की किरण, थोड़ी सी इसकी लंबाई और बढ़ा दें तो अच्छा सा फिगर बनेगा। तो अगर दूसरे सिरे से इस तरह से ये पैर से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर आपके आंखों पर टकराएगी तो आपको ये पैर भी दिख जाएगा। यहाँ जब परावर्तन का नियम इस तरह से लेते हैं और सपोज कर लीजिए Q है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, तो ये भी लंबाई यानी ये लंबाई और यहाँ से यह लंबाई दोनों बराबर होगी। अब अगर मैं ये मान लेता हूँ कि दर्पण की लंबाई m1 m2 है, तो देखिए कितना आसान है कि ये पूरी लंबाई आपकी होनी चाहिए 2x प्लस 2y। देख रहे हैं, 2x प्लस 2y पूरी लंबाई, जबकि PQ इक्वल टू m1 m2 है, यानी x प्लस y m1 m2 होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, m1 m2 इक्वल टू x प्लस y और AB इक्वल टू 2x प्लस y। अब जरा देखिए कि अगर मैं m1 m2 अपॉन AB कर देता हूँ तो बहुत सीधी सी बात है कि x प्लस वाई अपॉन 2x प्लस वाई आ जाएगा 1/2। इट मीन्स m1 m2 इक्वल टू AB/2। तो आपकी लंबाई की आधी लंबाई होनी चाहिए। ये तो दर्पण की लंबाई हो गई। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि दर्पण की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए पूरा फेस देखने के लिए। वजह कि लोग पर्स में या पॉकेट में बहुत छोटे से छोटा प्लेन मिरर रखना चाहते हैं, तो लंबाई की बात तो अलग हो गई, लेकिन चौड़ाई जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो इसको भी जरा आप अच्छी तरह से देखें। थर्ड पॉइंट है दर्पण की न्यूनतम चौड़ाई। मान लीजिए ये आपका फेस है, चेहरा, और ये आपकी आंखें हैं। तो अगर ये मैं कहता हूँ कि फेस की चौड़ाई आपकी पूरी D है और दोनों आंखों के बीच की दूरी स्मॉल d है, तो जो फेस की चौड़ाई कैपिटल D और आंखों की चौड़ाई का अंतर है उसका आधा कर दीजिए, तो ये आपको दर्पण की न्यूनतम चौड़ाई भी पता चल जाएगी पूरा फेस देखने के लिए। अब जैसे मैं ये कह दूं कि 8 सेंटीमीटर आपकी फेस की चौड़ाई है यानी कैपिटल D और आंखों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो बहुत आसानी से 8 - 3/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई का दर्पण होना चाहिए आपके पूरे फेस के लिए। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये भी निकाला जा सकता है इससे। अब आइए चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि कोई दर्पण इस तरह से लिया जाए और इस पर कोई प्रकाश ऐसे आपतित करते हैं
परावर्तित प्रकाश की किरण इस तरह से इस माध्यम में दिखाई देती है। लेकिन जब इस दर्पण को थीटा के कोण पर घुमा दिया जाता है, कहने का अर्थ ये है कि पहले ये m1 m2 स्थिति में था, अब ये हो गया m1 डैश और m2 डैश की स्थिति में, और ये थीटा के कोण पर घुमा दिया जाए तो फिर परावर्तित किरण कितना घूम जाएगी, इसको कैसे पता करेंगे। तो आपने देखा कि ये अविलंब पहले का था, अब जो अविलंब आपको मिलने वाला है वो नए के हिसाब से, जो नया आपकी स्थिति दिख रही है दर्पण की, उसके अकॉर्डिंग इस तरह से आपको मिलेगा। लेकिन आपतित किरण तो यही है। अब इससे परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरण अगर ऐसे जाती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दर्पण में पहले वाली परावर्तित किरण और अंत की परावर्तित किरण के बीच 2 थीटा का कोण होगा। तो इस तरह से अगर 30 डिग्री के कोण पर हम घुमा दें दर्पण को तो परावर्तित किरण 2 थीटा के कोण पर घूम जाती है। कोण है इसलिए आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने किसी वेग से गति कर रही है, तो फिर इस वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह से गति करेगा। तो आपको पता है कि जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब होता है। इसका मतलब जैसे जैसे ये अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये प्रतिबिंब ही दर्पण को अप्रोच करेगा। यानी जो वेग या चाल वस्तु की होगी वही इस प्रतिबिंब का होगा। अंतर इतना है कि अगर इस वस्तु की जगह आप हों तो जो प्रतिबिंब की चाल आपको महसूस होगी वो कुछ बदली हुई होगी। आपने देखा कि यहाँ तीर दोनों के एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो जाहिर है 4 मीटर पर सेकंड की वेग से ये अगर वस्तु दर्पण की ओर आ रहा है तो 4 ही मीटर पर सेकंड की चाल से प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर आएगा। लेकिन अगर आप दौड़ते हुए आ रहे हैं दर्पण की ओर तो आपको आपका प्रतिबिंब 4 मीटर पर सेकंड की चाल नहीं दिखाई देगी, उस समय आपको 8 मीटर यानी दुगनी हो जाएगी। क्यों? सापेक्ष वेग ये कहता है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हों तो उनके वेगों का योग हो जाता है, जो आपने फर्स्ट ईयर में सापेक्ष वेग या रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा था। अब जो है अगर इसमें मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा और कठिन कर दूं, और कठिन क्या कर दूं कि दर्पण भी गति कर रहा हो तब क्या होगा। तो देखिए इसे कैसे समझेंगे। आप जानते हैं चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग जो पूरे ऑप्टिक्स में मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पर चिन्ह इसमें लगाऊंगा, और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है कि ये दूरी माइनस में होती है, ये दूरी प्लस में होती है, ये दूरी प्लस में और इधर ये दूरी माइनस में। तो दर्पण हो या लेंस हो उसको यहाँ पर रख दिया जाए तो वस्तु और प्रतिबिंब की जो स्थितियाँ होती हैं उसी के अनुसार ये साइन हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बता दूँ कि अगर ये वस्तु से दूरी है u और ये प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी v है, तो दोनों दूरियां आपस में बराबर होंगी। अंतर यह है कि ये माइनस में होगा क्योंकि इस साइड में है, और प्रतिबिंब इस साइड में है इसलिए ये प्लस में होगा। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए,
विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आप देखोगे माइनस डी यू बाई डी टी, और ये क्या मिला, डी वी बाई डी टी। और ये u और v चूंकि वस्तु और प्रतिबिंब के लिए यूज किया जाता है और वेग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, ये दूरियां तो हमने ये वाली ली हैं, इसको वेग ना समझिए। तो ये पूरे के पूरे को हम मान के चलेंगे कि ये u है और ये माइनस, इसको मानेंगे v। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में ले लें और यहाँ पर लिख दें ओ एम और यहाँ पर ले लें आई एम, तो इसका अर्थ क्या है कि वस्तु का दर्पण के सापेक्ष वेग, और यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब का दर्पण के सापेक्ष वेग, और इसको ऐसे ले सकते हैं। ओपन करेंगे तो इस तरह से लेंगे, इस तरह से। यहां पर क्या होगा, वी आई माइनस, अब देखिए यहां जो दर्पण की चाल है वो एक ही रहेगी, तो आप इसे यू एम ही ले लीजिए। अब इसको सॉल्व क्या, इस पे प्रॉब्लम कैसे बनता है, इसको जरा देखिए। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि वस्तु दर्पण की ओर 7 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है और प्रतिबिंब दर्पण की ओर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, तो इसको हम साइन कैसे लगाएंगे। मैंने क्या बोला कि वस्तु दर्पण की ओर चल रहा है, यानी इस तीर का निशान इस तरीके से है, इस दिशा में, तो यहां आप ले लीजिए प्लस, और फिर मैंने कहा प्रतिबिंब दर्पण की ओर यानी इस डायरेक्शन में आ रहा है, और इस डायरेक्शन में क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस ले लीजिए। और अब आप इसमें इसे अप्लाई कर सकते हैं। माइनस यू नॉट क्या है, 7, ये यू एम, इधर वी आई क्या है, -2, और ये यू एम, -7 प्लस यू एम इज इक्वल टू -2 माइनस यू एम, ये हो जाएगा ट्वाइस यू एम इज इक्वल टू 7 - 2, यानी यू एम इक्वल टू 5/2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर 5/2 वो भी प्लस में आया है, इसका मतलब दर्पण की चाल 5/2 या 2.5 मीटर पर सेकेंड होगा, और प्लस साइन बता रहा है किधर की ओर होगा, प्रतिबिंब की ओर होगा। तो इस तरह से समतल दर्पण के बारे में उसकी कुछ विभिन्न परिस्थितियों के बारे में मैंने यहाँ चर्चा किया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नए व्यूअर्स हैं, और अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।